तो आज हम जिस प्रेजेंटेशन पर बात करने वाले हैं वो दिल्ली की उस एक समस्या के बारे में है जिससे शायद ही कोई बचा हो। यहाँ की हवा। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन का शीर्षक ही मतलब बहुत कुछ कहता है। दिल्ली की पहचान, धूल, धुआं और एक दोहराया जाने वाला संकट। और ये दोहराया जाने वाला संकट वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसका मिशन साफ है, ये समझना कि हर साल सर्दियों की शुरुआत में मतलब अक्टूबर से दिसंबर तक दिल्ली एक गैस चैम्बर में क्यों बदल जाती है। इसके मूल कारणों का विश्लेषण करना और शायद एक समाधान भी देखना। हाँ, एक सिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट भी इसमें पेश किया गया है। तो चलिए इस धुंध के पार देखने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही अहम विश्लेषण है क्योंकि ये हमें समस्या को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। मतलब सिर्फ एक मौसमी घटना के तौर पर नहीं। बिल्कुल नहीं। आमतौर पर हम इसे पराली या मौसम की मार कहकर टाल देते हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कहता है कि ये कोई मौसमी घटना नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी है जो हर साल दोहराई जा रही है। हाँ, और इसका प्रभाव भी बड़ा सीधा है। पहले दिल्ली की उलझनों को समझना और फिर बीजिंग के अनुभव से एक रास्ता खोजना। ठीक है, तो पहली स्लाइड पर आते हैं। संकट का मूल, और यहाँ एक डायग्राम है जिसके बीच में है दिल्ली की हवा और उसके चारों ओर है दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पड़ोसी राज्य, नगर निगम। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। इतने सारे जिम्मेदार हैं कि असल में कोई एक जिम्मेदार है ही नहीं। हाँ, यही स्लाइड का तर्क है कि शक्तियों का बंटवारा और जिम्मेदारियों का टकराव एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां एक्शन की जगह सिर्फ आरोप प्रत्यारोप को प्राथमिकता मिलती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और यहीं पर यह बात फैसिनेटिंग हो जाती है कि ये प्रदूषण को एक तकनीकी समस्या से ज्यादा एक गवर्नेंस की समस्या बताता है। हाँ, एक शासन की समस्या के तौर पर दिखाता है। जब कोई एक एजेंसी पूरी तरह से जवाबदेह नहीं होती तो एक मजबूत लंबी योजना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हर कोई बस अपनी जिम्मेदारी का छोटा सा हिस्सा देख रहा है। बिल्कुल, लेकिन पूरी तस्वीर किसी की नहीं होती और विफलता की शुरुआत यहीं से होती है। और शायद इसी वजह से अगली स्लाइड वाली गलतफहमी पैदा होती है कि मौसम ही सब कुछ बिगाड़ता है। हाँ, कि सारी समस्या सर्दियों की है। लेकिन ये स्लाइड कहती है जहर पूरे साल तैयार होता है। मतलब हम अक्सर प्रदूषण को पराली या सर्दियों की ठंडी हवा से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ बताया गया है कि असली अपराधी तो पूरे साल सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, ये पिछली स्लाइड के गवर्नेंस वाले पॉइंट से सीधे जुड़ता है। क्योंकि समस्या को मौसमी मान लिया जाता है, इसलिए साल भर चलने वाले समाधानों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। हाँ, और ये जहरीला मिश्रण पूरे साल हवा में जमा होता रहता है। यहाँ एक पाई चार्ट है जिसमें प्रदूषण के स्रोत दिखाए गए हैं। डीजल जनरेटर, कूड़ा जलाना, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और गाड़ियां। इसमें एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। एनसीआर में लगभग 40% पार्टिकुलेट प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों से आता है। 40%, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो ये जहर पूरे साल हमारी हवा में घुलता रहता है। सर्दियों में तो बस मौसम की स्थिति, जैसे हवा की धीमी रफ्तार और कम तापमान, उस प्रदूषण को जमीन के पास फंसा देती है। हाँ, उसे ट्रैप कर लेती है, जिससे स्थिति खतरनाक हो जाती है। तो समस्या सर्दियों में बनती नहीं, सिर्फ हमें दिखती है और महसूस होती है। ठीक है, तो अगर समस्या पूरे साल की है और इसके कई कारण हैं, तो दिल्ली की रणनीति क्या है? ये अगली स्लाइड ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में है। ग्रैप। तो ये है क्या असल में? यह एक ग्राफ है जो समय के साथ प्रदूषण के स्तर को बढ़ता हुआ दिखाता है। हाँ, तो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है, ग्रैप के अलग अलग चरण स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 लागू होते हैं। ये एक तरह का इमरजेंसी अलार्म सिस्टम है। अच्छा। जैसे ही हवा की क्वालिटी एक तय सीमा से ज्यादा खराब होती है, कुछ पाबंदियां अपने आप लागू हो जाती हैं। जैसे स्टेज 1 में पानी का छिड़काव, स्टेज 2 में डीजल जनरेटर पर रोक, और स्टेज 4 तक आते आते तो ट्रकों और कुछ गाड़ियों की एंट्री पर भी पाबंदी लग जाती है। हाँ, लेकिन स्लाइड का तर्क है कि ये एक प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव उपाय है। मतलब जब तक कार्रवाई शुरू होती है, हवा तो पहले ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी होती है। बिल्कुल सही विश्लेषण है। ग्रैप एक स्थायी समाधान के बजाय एक आपातकालीन उपाय बनकर रह गया है। ये लक्षणों का इलाज करने जैसा है, बीमारी का नहीं। ये सीधे तौर पर पिछले पॉइंट्स का नतीजा लगता है। हाँ, खंडित शासन और साल भर समस्या पर ध्यान न देना हमें एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहां हम केवल आपात स्थिति में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो दिल्ली पर यह सेक्शन एक बहुत ही दमदार निष्कर्ष के साथ खत्म होता है। स्लाइड में बैकग्राउंड में ट्रैफिक जाम की एक तस्वीर है और टेक्स्ट कहता है, ये पर्यावरण संकट नहीं, ये एक शासन और रणनीति का संकट है।
ये पूरी चर्चा का सार है। ये दिल्ली की वर्तमान रणनीति को प्रतिक्रियात्मक, खंडित और अल्पावधि का बताता है। एकदम सही। और अब प्रेजेंटेशन एक ऐसे शहर का उदाहरण देगा जिसने इन मूल कारणों का इलाज किया। और ये हमें बीजिंग की कहानी की ओर ले जाता है। हाँ, अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है और यहाँ 2 तस्वीरें हैं जो मतलब अविश्वसनीय है। एक है बीजिंग 2013, जिसमें शहर धुंध में लिपटा है, बिल्कुल दिल्ली जैसा। हाँ हूबहू। और दूसरी है बीजिंग आज, जिसमें आसमान बिल्कुल साफ है, अंतर जमीन आसमान का है। स्लाइड बताती है कि 1 दशक पहले बीजिंग के हालात दिल्ली जैसे ही या शायद उससे भी बदतर थे। लेकिन 2013 में चीन ने आधे अधूरे कदमों के बजाय एक व्यापक और दीर्घकालिक लड़ाई शुरू की। तो पहला कदम क्या था? पहला और सबसे बड़ा और साहसिक फैसला कोयले पर अपनी निर्भरता को खत्म करना था। अच्छा। स्लाइड के अनुसार सरकार ने शहर के सभी कोयला आधारित पावर प्लांट बंद कर दिए। सभी? हाँ, सभी। और घरों में हीटिंग के लिए कोयले की जगह गैस कनेक्शन दिए। 2017 तक बीजिंग का आखिरी कोयला प्लांट भी बंद हो चुका था। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक रणनीतिक अनिवार्यता थी। उन्होंने प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोत पर सीधा प्रहार किया। ठीक है। कोयले के बाद अगला कदम ट्रांसपोर्टेशन था। हाँ, यहाँ भी एक दोहरी रणनीति अपनाई गई। हाँ, एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ सुविधा। सख्ती ये कि लॉटरी सिस्टम के जरिए निजी गाड़ी खरीदना मुश्किल बना दिया गया। 1 मिनट, लॉटरी सिस्टम? हाँ, मतलब आप पैसे देकर भी जब चाहे गाड़ी नहीं खरीद सकते, आपको पहले लॉटरी जीतनी होगी। ये तो बहुत ही बड़ा और साहसिक कदम है। दिल्ली में तो शायद ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसके साथ ही पुरानी ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया गया। और सुविधा वाला पहलू क्या था? सुविधा ये थी कि उन्होंने लोगों को सिर्फ गाड़ी छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्हें एक बेहतर विकल्प दिया। मेट्रो और बसें? हाँ, मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया और दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा तैयार किया। लोगों को एक विश्वसनीय विकल्प दिया। ये दिल्ली के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। यहाँ अक्सर सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त निवेश किए बिना ही वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात होती है। सही बात है। बीजिंग ने समझा कि लोगों को एक भरोसेमंद विकल्प देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नियम बना दिए, कोयला बंद, गाड़ियों पर नियंत्रण। लेकिन नियम बनाना एक बात है और उन्हें लागू करना दूसरी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बीजिंग ने उद्योगों को शहर से बाहर स्थानांतरित किया और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया। लेकिन सबसे जरूरी बात जो इस स्लाइड में एक छोटे नक्शे में दिखाई गई है वो ये है कि बीजिंग ने माना कि हवा सीमाएं नहीं मानती। हाँ, और ये क्षेत्रीय सहयोग वाला बिंदु दिल्ली की खंडित शासन वाली समस्या का सीधा समाधान है। तो उन्होंने आसपास के क्षेत्रों जैसे तियानजिन और हेबई में भी समान रूप से सख्त नियम लागू किए। बिल्कुल। प्रदूषण एक क्षेत्रीय समस्या है और इसका समाधान भी क्षेत्रीय ही होना चाहिए। बीजिंग ने जवाबदेही तय की और पूरे क्षेत्र के लिए एकीकृत योजना बनाई। और अब परिणाम? इस स्लाइड का ग्राफ 2013 से PM 2.5 के स्तर में लगातार गिरावट दिखाता है। हाँ, और कुल कमी 80% की है। 80%? यह कोई जादुई समाधान नहीं था। स्लाइड साफ करती है कि ये राजनीतिक इच्छा शक्ति और एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। तो अगली स्लाइड में दोनों शहरों की रणनीतियों की एक सीधी तुलना है। हाँ, ये स्लाइड दोनों शहरों के दृष्टिकोण का सार प्रस्तुत करती है। एक तरफ दिल्ली की रणनीति प्रतिक्रियात्मक, रिएक्टिव, खंडित मतलब फ्रैगमेंटेड, अधूरे उपाय यानी पीसमील, और अल्पावधि फोकस, शॉर्ट टर्म। इसके विपरीत बीजिंग का ब्लूप्रिंट योजनाबद्ध मतलब सिस्टमैटिक, एकीकृत, इंटीग्रेटेड, समग्र समाधान, होलिस्टिक, और निरंतर प्रयास, ईयर राउंड। ये तुलना मतलब क्रिस्टल क्लियर है। ये साफ दिखाती है कि दिल्ली कहाँ गलती कर रहा है और बीजिंग ने क्या सही किया। तो इस पूरे विश्लेषण से दिल्ली के लिए क्या सीख है? प्रेजेंटेशन 4 मुख्य बिंदु बताता है। पहला, समस्या को स्वीकार करें। हाँ, कि ये एक प्रणालीगत संकट है, सिर्फ मौसम की समस्या नहीं। दूसरा, एक एकीकृत योजना बनाएं। दिल्ली और NCR के लिए एक साझा दीर्घकालिक रणनीति, और जिसमें एक ही एजेंसी जवाबदेह हो। तीसरा, कठिन निर्णय लें। कोयले, पुराने वाहनों और प्रदूषणकारी उद्योगों पर निर्णायक कार्रवाई करें। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, लोगों को विकल्प प्रदान करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को निजी वाहनों का एक विश्वसनीय विकल्प बनाएं। तो संक्षेप में समाधान तो मौजूद है। हाँ, समाधान मौजूद है, लेकिन उसके लिए दृष्टिकोण में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। और ये प्रेजेंटेशन हमें एक बहुत ही मूलभूत सवाल पर छोड़ जाता है। अगली और आखिरी स्लाइड पूछती है
क्या साफ हवा एक लग्जरी है या एक अधिकार? और इसमें एक तथ्य दिया गया है कि एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी लगता है, क्योंकि उसे एक लग्जरी माना जाता है, ना कि एक मेडिकल आवश्यकता। ये हमारी प्राथमिकताओं को बहुत साफ दिखाता है। स्लाइड का निष्कर्ष है कि असली समाधान बंद हवा या मशीनों में नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक इच्छा शक्ति में है जो बीजिंग ने दिखाई। ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। जब समाधान व्यक्तिगत स्तर पर खोजा जाने लगे, जैसे एयर प्यूरिफायर खरीदना, तो ये इस बात का संकेत है कि प्रणालीगत स्तर पर कहीं विफलता हुई है। बिल्कुल। समाज अपनी रक्षा खुद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि व्यवस्था उसे सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सवाल ये है कि क्या हमारा नेतृत्व उस जोखिम को उठाने के लिए तैयार है, जो एक वास्तविक दीर्घकालिक समाधान के लिए आवश्यक है।